आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम भोती साहब। भोती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमारे नुमाइंदे अजहर जतोई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जतोई साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदेगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें लेने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले सबसे अहम इशू, अब से कुछ दिन पहले हमने इस मामले को उठाया था कि बिलखुसूस जो कराची पोर्ट है वहाँ पे FBR का अमला एजेंट्स के साथ मिलके इंपोर्टर्स से खिलाफ कानून वसूलियाँ कर रहा है। अच्छी खबर ये है कि FIA ने अब इस पर इंक्वायरी करनी है और ये इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। भट्टी साहब, किन बुनियादों पे ये इंक्वायरी की जाएगी और वो कंपनियां जो माफिया बन चुका है उसको तोड़ने के लिए ये कार्रवाई कितनी कारगर होगी? फैसल, ये कस्टम प्रिवेंटिव्स की गफलत के बायस गुज़श्ता कई सालों से शिपिंग कंपनियों और उसके साथ साथ कुछ दीगर उनके इस शोबे से वाबस्ता दीगर कंपनियां इंपोर्टर से खिलाफ कानून सालाना अरबों रुपये वसूलियाँ कर रही थी। इस मामले को हमने टेकअप किया कि कस्टम एक्ट 1969 के सेक्शन 14A की खिलाफ वर्जी है। इस मामले के ऊपर हमने दस्तावेज़ की रोशनी में ये सारी खबरें अपने नाज़रीन के साथ शेयर की और इस मामले को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उसके साथ साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताजरों ने भी भरपूर तरीके से इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाई कि किस तरीके के साथ खिलाफ कानून पाकिस्तानी ताजरों से ये कंपनियां वसूली कर रही हैं। इस इकदाम को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी जिम्मेदारी थी इस खिलाफ कानून इकदाम को रोकने की, कस्टम प्रिवेंटिव की, लेकिन वो इस मामले के अंदर नाकाम दिखाई देते थे और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनकी फैसिलिटेशन के साथ ही ये रिकवरी का सिलसिला जारी था। अब बिल आखिर FIA की जानिब से शिपिंग कंपनियों और कस्टम अमले की मिली भगत से जो इंपोर्टर से खिलाफ कानून वसूलियाँ की जाती थी उसकी कार्रवाई तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई हैं। मुतलका कंपनियों से इस सारे मामले का रिकॉर्ड तलब कर दिया गया है और उसके साथ साथ FIA ने जो तहकीकात का आगाज़ किया है तो इसको FIA में एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर दी गई है जिसमें 65 मुलाजमीन को बाय नेम उसके अंदर पॉइंट आउट किया गया है, जिसके अंदर कुछ शिपिंग कंपनीज के अफसरान हैं, कुछ मुख्तलिफ टर्मिनल के अंदर काम करने वाले अफसरान हैं और उसके साथ साथ शिपिंग कंपनियां और उनके कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि गैर मुल्की हैं उनके नाम भी इस दरखास्त में शामिल किए गए हैं, जिसमें FIA से कहा गया है कि इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि इस मामले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके और ये जो खिलाफ कानून वसूलियों का सिलसिला है और उसके साथ साथ इस खिलाफ कानून इकदाम के नतीजे में ड्यूटीज़ और कस्टम वसूली के मामला भी जो ताखीर से दो चार होता है, ये ताखीर का सिलसिला भी खत्म हो सके। मामला ये था कि जब भी कोई इंपोर्टर्स बैरून मुल्क से माल इंपोर्ट करता है, कस्टम्स एक्ट 1969 और उसके साथ साथ SRO 1220/2015 के तहत जब बिल ऑफ लैंडिंग आपके ऊपर दस्तखत आप कर लेते हैं, उसके ऊपर आपके रेट तय हो जाते हैं, तो उसके बाद आप एक पाई भी इजाफी मुतालबा करने के मजाज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ 80% जो अशिया हैं होती साहब वो रेड चैनल से क्लियर होती है। रेड चैनल्स के ऊपर चीज़ों की अशिया की क्लियरेंस के हवाले से सर्विलेंस बहुत ज़्यादा टाइट होती है। अमूमी तौर के ऊपर प्रैक्टिस ये होनी चाहिए या जो रिक्वायर्ड है टाइम पीरियड 2 दिन के अंदर वो तमाम तर अशिया क्लियर होनी चाहिए। लेकिन बसा औकात कस्टम्स की जानिब से उन अशिया को रोक लिया जाता है वहाँ पर कि उनको फर्दर चेकिंग करनी है और 20 रोज़ तक उस माल को वहाँ पर पोर्ट के ऊपर रोका जाता है। जब कस्टम इस माल को रोकता है तो कस्टम्स एक्ट 1969 के सेक्शन 40A के तहत एक डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। वो डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट शिपिंग कंपनियों को, टर्मिनल इंतजामिया को इस बात का पाबंद करता है कि ये आपने डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी हो गया है, अब आप उस इंपोर्टर से 1 रुपया भी इजाफी वसूल नहीं कर सकते क्योंकि वो माल कस्टम ने रुकवाया है। लेकिन इसी सिलसिले के आड़ में वो माल जो 2 रोज़ में क्लियर नहीं होता, 20 रोज़ तक वहाँ पर स्टक रहता है, उसके बाद जब क्लियरेंस का टाइम होता है तो वो माल इजाफी पैसे वसूल किए बगैर, खिलाफ कानून करोड़ों रुपए की वसूली किए बगैर वो माल रिलीज नहीं किया जाता। FIA इस मामले की भी तहकीकात करने जा रही है कि कस्टम प्रिवेंटिव को अपने एक्ट के तहत जहाँ पर एक्टिव होना चाहिए था, इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जिस कानून के तहत वो इन कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर सकता है। लाइसेंस मनसूख क्यों नहीं हो पा रहे? रिसेंटली मार्क्स कंपनी के खिलाफ शिकायत आई थी जिसके खिलाफ कस्टम प्रिवेंटिव ने मामला टेकअप किया। उसके बाद अब ये मामला FIA के पास भी चला गया है कि माजी की चंद और कंपनियों की तरह मार्क्स कंपनी भी इस खिलाफ कानून इकदाम में मुलविस है। उसके साथ एक और बड़ा मामला सामने आया कि जो प्रैक्टिस क्या है, जो चीन से फॉर एग्जाम्पल माल आता है एक कंटेनर 40 HQ का,
उसका जो डॉलर में उसका जो किराया तय पाता है वो है $300, जबकि जब यहाँ पर वो माल पहुंचता है और उसके बाद उस माल को रोका जाता है, डिले इन डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी होता है, उसी माल की क्लियरेंस के वजह 300 नहीं $1000 वसूल किए जाते हैं। तो इस इकदाम के नतीजे में इंपोर्टर से भारी वसूलियां की जाती हैं। उसके बाद वो इंपोर्टर जो माल इंपोर्ट करते हैं वो मुकर्रर वक्त के ऊपर अपनी अशिया मंडियों में फरोख्त नहीं कर पाते, उनके ऑर्डर कैंसिल होते हैं। उसके साथ साथ हमारी टैक्सेस और ड्यूटीज की कलेक्शन के अंदर ताखीर होती है। FIA का कड़ा इम्तिहान है, अगरचे कि इस तरह के हाईली टेक्निकल मामला के अंदर FIA को कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। नैब ने कुछ मामला में माजी में इसमें पेशरफ्त की थी, लेकिन मामला फिर वो भी खामोश हो गया। अब FIA ने इस मामले को टेकअप किया है। FIA को इसकी डेप्थ तक जाना चाहिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, उनके मुख्तलिफ ताजरों ने बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज इशू करके बाज़ाब्ता एहतजाज किया था। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ह्यूमन राइट्स सेल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख चुकी है तमाम तर सबूतों के साथ कि किस बड़े पैमाने के ऊपर कराची पोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानी इंपोर्टर से खिलाफ कानून अरबों रुपए की वसूलियों का सिलसिला जारी है। मेरे ख्याल में FIA को इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए और इस खराबी का मुस्तकिल तौर के ऊपर अजाला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और कस्टम प्रिवेंटिव और इसके साथ शिपिंग कंपनीज का जो गठजोड़ है और जो इंपोर्टर्स को लूट रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। और इंपोर्टर्स की वजह से ही आपके यहाँ जो आपको सप्लाई कोई भी अशिया हो उनकी फराहम हो रही होती है। देखते हैं अब ये FIA की इंक्वायरी आगे किन खतूर पर इस्तवार होती है। लेकिन एक और अहम मामला है, पिछले एतवार की हम बात करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कपास यानी कॉटन बतदरीज इसकी पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। अजहर जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर जतोई साहब, बताइएगा ये कमी की वजूहात क्या हैं? हम देख रहे हैं एक साल में 40 लाख बैल्स जो हैं वो कम हो गई, फिर करते करते अब इस साल भी कमी हुई है। रीज़न क्या है, कोर रीज़न क्या है? जी, बेसिकली पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं जो कि किसान दुश्मन हैं, और इन्हीं किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क दुश्मनी से खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, लेकिन एक टेक्निकल तरीके से किसान की तबाही की गई है, ना उसको अच्छा बीज दिया गया है, ना उसको कोई मुराद दी गई है। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त 50% से ज़्यादा पानी जो है वो जो ज़राअत का जो इस्तेमाल होता है वो ज़ाय हो जाता है। पाकिस्तान के नाकिस नहरी निज़ाम जो हो चुका है, तबाही के जहाने पहुँच चुका है। इस साल जो फसल तबाही है उसकी मेन वजह ये नज़र आ रही है, जो कि इस पर रिसर्च भी सामने आ रही है, कि ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी और तेला जो है उसका हमला होता है। किसान उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, जब स्प्रे करते हैं वो उसकी पूरी फसल जल जाती है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। उस पर महकमा ज़राअत की हालत ये है, वो आते हैं, सैंपल ले जाते हैं, ना लोगों को ये गाइड करते हैं, किसानों को ये बताते हैं कि ये दवाई इस्तेमाल करें, और ना ये बताते हैं कि इस मरले पर उनको क्या करना चाहिए। यह सिलसिला 4 साल से शुरू है और अफसोसनाक सूरत हाल आप ये देखें कि इस वक्त ये ढोंग रचाया जाता है हुकूमत की तरफ से, चाहे मौजूदा हुकूमत हो चाहे माजी की हुकूमत हो, कि मुल्क की बरामदात कम हो रही हैं, तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, ज़र मुबादले के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, लेकिन असल जो मर्ज़ है, असल जो तशख़ीस है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जा रही। उसकी मेन वजह यही है कि काटन की जो पैदावार है वो कम होती जा रही है। आप देखें कि जब मुस्लिम लीग नून का दौर शुरू होता है 2013 में, उस वक्त हमारी $25 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है, वो 5 साल के बाद वो एक्सपोर्ट 20 बिलियन पर आ जाती है। तो उसकी मेन वजह यही है कि काटन की हमारी एक्सपोर्ट वो कम हो जाती है। 60% से ज़्यादा हमारे काटन की एक्सपोर्ट होती है, उसी पर तवज्जो नहीं दी जाती। और उसकी वजह इंटरनेशनल स्तर पर भी हो रहे हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान का शेयर 1.93% था, जो कि इस वक्त कम होकर 1.63% हो चुका है। इससे भी मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसका जो हल हम देखते हैं, अब ये कोई इस साल जो टारगेट रखा गया था वो भी आपको पता चलूँ कि इस साल 1 करोड़ 43 लाख काटन बेल्स का टारगेट रखा गया था, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं 1 करोड़ सिर्फ 8 लाख टन काटन की बेल्स का अंदाज़ा लगाया गया है। और ये कोई टारगेट ज़्यादा नहीं था। जब हुकूमत शुरू हुई थी मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त 1.5 करोड़ काटन बेल्स जो है मौजूद में ऑलरेडी पैदावार हो रही थी, लेकिन 5 साल के अंदर इतनी कम हो चुकी हैं। अब इसके हल के लिए हमने देखा पिछले दौर में भी ये इसका हल ये रखा गया, 180 बिलियन के जनाब पैकेज दिया जा रहा है, 0 रेटिंग दी जा रही है, बिजली में कमी की जा रही है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हम देखते हैं किसानों के लिए किसी किस्म के मराद सामने नहीं आती, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि काटन तबाही के जहाने पहुँच चुकी है। और आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि काटन की बेहतरी के लिए किसी किस्म का ना कोई रिसर्च का मंसूबा नज़र आ रहा है, ना कोई दीगर चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाहर के नया पाकिस्तान शुरू है, पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आती इस पर रिसर्च के हवाले से गुफ्त तशरीह शुरू की है। तो ये कोई इतना बड़ा एक्सक्यूज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कारकर्दगी ने दिखा सकें। बहुत शुक्रिया अजहर चितोई साहब, आपके वक्त का। NARC की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि नई तहकीक और इनोवेशन से किसानों को, पाकिस्तान के अवाम को आगाह करे। होती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपकी खबर है, आप कह रहे हैं कि साल 2017-18 में 187 अरब रुपए बिजली के शोबे में हड़प हो गए। कैसे हो गए? जी, ये भी इस तरह हुए कि नेपरा इजाज़त देता है कि आप 16.3% नुकसानात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजली की तारों का सिस्टम, ग्रिड का सिस्टम और ट्रांसफार्मर का सिस्टम ख़राब है। लेकिन हुआ क्या कि नेपरा की इजाज़त के बगैर 18.3 यानी 2% मजीद नुकसान कर दिया गया, और इस नुकसान पर कोई तहकीकात ही नहीं हुई। हुआ ये कि उन्होंने कोई इंक्वायरी लॉन्च करनी थी, जो वो 1.5 साल से वो इंक्वायरी भी लॉन्च नहीं हुई। एक दफ़ा सिर्फ नेपरा से पूछा गया है कि आप जब ये अलाउ कर देते हैं कि 16.3% नुकसान देंगे, तो वो 18.3% कर देते हैं, 2% बढ़ा देते हैं, तो आपके पास उसका क्या मैकेनिज्म है? तो नेपरा ने ये जवाब दिया, और वहाँ मौजूद था जब नेपरा जवाब दे रहा था, कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये जो नुकसान कहते हैं कि ये हुआ है ज़्यादा, तो और जिसके बिल नहीं आए, यानी बिजली फरोख्त कर दी गई, बिजली ले ली गई, खरीद ली गई, सिस्टम में डाल दी गई, और नुकसान 2% ज़्यादा हो गया, यानी कि उसके बिल नहीं आए। अगर उसके बिल आ जाते तो कम से कम पाकिस्तान को 100 अरब रुपया ज़्यादा मिल जाता, लेकिन वो 100 अरब रुपया ज़्यादा नहीं मिला, और गर्दिशी कर्जा जो है वो भी कम हो जाता। अब इस गर्दिशी कर्जे में जो ये इजाफा हुआ है, वो तकरीबन आप समझ लें 40% इजाफा हो गया, यानी कि सिर्फ 2% बिजली ज़ाया करने से तारों में, ग्रिड स्टेशन में और ट्रांसफार्मर में 40% गर्दिशी कर्जे में इजाफा हो गया है। अब इस गर्दिशी कर्जे को उतारने के लिए जो बैंकों से कर्जा लिया गया है, वो इस गर्दिशी कर्जे को कम से कम 20% ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% गर्दिशी कर्जा इस वक्त जायज़ है, जो इस वक्त खड़ा है, और 60% गर्दिशी कर्जा जो है उसको रोका जा सकता था, उसको नहीं रोका गया। चूंकि 2% बिजली ज़्यादा ज़ाया हो गई, उसके बिल नहीं आए, उसकी वजह से हुकूमत को 40% गर्दिशी कर्जा बढ़ाना पड़ा। अब जो यह गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है, तो इसके हल के लिए जब सोचा जाता है तो सबसे पहले यह कहा जाता है, और एक रिपोर्ट आई है गर्दिशी कर्जे पर, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप इसको रोक लें, ये नुकसान को, तो गर्दिशी कर्जा तकरीबन आधा हो जाएगा, क्योंकि वो बैंकों के जो कर्जे हम लेकर गर्दिशी कर्जा वापस करते हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे, और इधर से भी 2% कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि गर्दिशी कर्जा आज 1400 अरब रुपए है, ये 700 अरब रुपए हो सकता है। अगर गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपया हो जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि आपके जो खजाना है उस पर बोझ कम पड़ेगा, पैसे बचेंगे, वो जो पैसे बचेंगे वो सिस्टम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो लिहाजा ना पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हुआ, ना बैंकों ने कर्जे देने से इनकार कर रखा है, ये तो आपको मालूम है। ना ये सूरत हाल आती, और ना ये होता कि बैंकों के पास पैसे ना हो और वो प्राइवेट सेक्टर को ना दे सकें। अब इस वक्त गवर्नमेंट सबसे बड़ी गर्दिश जो बैंकों के कर्जे हैं उनकी खरीदार बन चुकी है, और वो कमर्शियल रेट पर कर्जा ले रही है, और गर्दिशी कर्जे में सबसे ज्यादा कमर्शियल रेट पर कर्जा लिया जा रहा है। ये सूरत हाल सारी इस वजह से हुई कि 2% बिजली जो कम नुकसान की इजाजत दी गई थी नेपरा की जानिब से, तो वो 2% ज्यादा नुकसान कर दिया गया, और उसके बिल वापस नहीं आए। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, ये गर्दिशी कर्जे की दलदल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी निकल नहीं पा रही, क्योंकि इतना बड़ा मुश्किलात का ये एक भंवर है कि इससे निकलना कि एक ही हल उन्हें दिखाई देता है कि बिजली हम मजीद महंगी करें। और उसी सिलसिले के अंदर आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक समरी पेश की गई है, और सिवाय 50 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के अलावा कोई ऐसे सार्फिन नहीं है जो शायद बच पाएँ। अगर ज़री सार्फिन को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा या सनती सार्फिन को कुछ रिलीफ मिलेगा, तो उसका बोझ भी दीगर शुबों पर मुंतकिल किया जाएगा। तो अब एक ऐसा मसला बन चुका है जिसको फौरी तौर के ऊपर हल होता भी ये दिखाई नहीं देता, और की तारीख में
पहली मरतबा इस कदर बिजली महंगी होने जा रही है। इस कदर बिजली महंगी, यानी कि 3.89 रुपए फी यूनिट बिजली के इजाफे की तलब किया गया है। अगर इसमें से सब्सिडी निकाल दी जाए तो ये 3.25 रुपया हो जाएगा, और जो एवरेज जो बढ़ोतरी है, इजाफा है, वो 3.50 रुपए फी यूनिट होगा, जो कि तारीख में पहली बार इतना बड़ा इजाफा होगा। ठीक होती सब रुक करेंगे कराची का। कराची से वहीद राजपर हमारे साथ मौजूद है, और कराची के अंदर महकमा इंडस्ट्री और कॉमर्स माली बेज़ादगियाँ सामने आई हैं। इंडस्ट्रियल जोन जो है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होनी थी, उसके लिए तकरीबन 90 करोड़ रुपए थे, और ये पैसे कहाँ खर्च हुए, जो महकमा इंडस्ट्री है वो इसका जवाब देने से अभी तक कासिर है। वहीद बताइएगा दीगर क्या तफसीलात हैं, एक सॉलिड आंसर क्यों नहीं दिया गया, ये पैसे कहाँ गए और तामीरात कितनी हुई हैं? देखें जी, ये भाई साहब महकमा इंडस्ट्रीज़ में जो है 2 अरब 90 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का मामला है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 2018 की ये रिपोर्ट जो है जारी की है, जिसमें बताया गया है कि महकमा इंडस्ट्री को जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो कराची के सनअती एरियाज़ हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जो अरबों रुपए की जो बजट दी गई, उसमें वो माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। ऑडिटर जो ऑडिट अकाम है, उन्होंने महकमा इंडस्ट्री से ये पूछा कि इसकी जस्टिफिकेशन दी जाए, ये कहाँ पे खर्च हुए हैं, इनका रिकॉर्ड दिया जाए, लेकिन वो रिपोर्ट भी जो है महकमा इंडस्ट्री ऑडिट अकाम को पेश करने में नाकाम रहा। इसी तरह जो है जस्टिफिकेशन भी मांगी गई, लेकिन वो भी अकाम जो है बताने में नाकाम रहे। इंडस्ट्रियल जो महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जो ये फ़ंड खर्च किए गए 2 अरब 90 करोड़, वो जो है कमेटियों के ज़रिए जो है तश्कील दिए, डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटियाँ तश्कील दी गई, उनके ज़रिए फ़ंड्स जो है वो तकसीम किए गए, वो खर्च किए गए, लेकिन उनका अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। ऑडिट अकाम ने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के लिए वो रिपोर्ट कहा कि वो दिखाएँ, वो भी सही तरीके से पेश नहीं की गई, जिसके बायस जो है ऑडिट अकाम की जानिब से वो रिपोर्ट थी वो मशकूक करा दी गई। इसी तरह जो है ऑडिट अकाम का अपनी रिपोर्ट में ये कहना है कि माहवार प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, वो भी हमने मांगी, वो भी पेश नहीं की गई। नज़रसानी जो PC1 होती है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। इसी तरह जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, उनकी जो इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट भी महकमा इंडस्ट्रीज़ हमें जो है प्रोवाइड नहीं कर सका। तो कहने का मकसद है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पहले से ही सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ख़राब है। वो पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता सिंध हुकूमत के दौर में 31 जून को ये रकम जो है महकमा इंडस्ट्रीज़ को मुहैया की गई। उन्होंने ना इंटरनेशनल टेंडर किया, टेंडर इसका जो है 1 अरब से ज़ायद पर जो है इंटरनेशनल टेंडर होता है, लेकिन ये मैनेजमेंट कमेटीज़ के ज़रिए ये फ़ंड्स खर्च किए गए, ये भी जो है बिल्कुल ही इलीगल थे, वो भी खर्च किए गए। टेंडर भी जो है सही तरीके से नहीं किया गया। मनपसंद जो ठेकेदार थे उनको ये ठेके दिए गए और मैनेजमेंट कमेटीज़ के ज़रिए, लेकिन अभी तक ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है जो महकमा इंडस्ट्री के अकाम है उनको, कि इनके ख़िलाफ़ जो है डिपार्टमेंटल जो है एक्शन लिया जाए। DSC की जो मीटिंग होती है वो बुलाई जाए, उसमें मामला ये पेश किया जाए, कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अच्छा वहीद, आप पे एक बड़ी रकम है 2 अरब 90 करोड़ रुपए, और ये महकमा इंडस्ट्री और कॉमर्स ऑडिट के एतराज़ के बावजूद कोई इसके दस्तावेज फराहम करने में कामयाब नहीं हो सके कि ये रकम खर्च कहाँ हुई। अगर ये सिर्फ उन्होंने ये अब सिफारिश की ऑडिटर जनरल की टीम ने कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, ये कार्रवाई की जाए, ये तो कोई वजह नहीं है। अमूमी तौर के ऊपर जब यहाँ पर कोई भी मुतलका सरकारी इदारा अगर उन पैसों की मुतल्लिक दस्तावेज फराहम ना कर सके तो मुतलका अफसरान इदारे से रिकवरी की सिफारिश की जाती है। तो क्या यहाँ ऑडिट टीम ने इस अमाउंट की रिकवरी की सिफारिश भी की है? बड़ी साहब देखें, जो महकमा इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने तो ऑडिट अकाम को रिकॉर्ड ही नहीं दिया है ना कि ये फ़ंड खर्च कहाँ हुए, और ना कोई जस्टिफिकेशन दी है कि ये पैसे खर्च कैसे हुए। जस्टिफिकेशन मांगी गई, रिकॉर्ड मांगा गया, वही पेश नहीं किया गया। तो ऑडिट अकाम अभी तक ये तय नहीं कर सका है कि फ़ंड खर्च हुए हैं या नहीं हुए, या करप्शन के नज़र हुए, तो अभी तक उनको रिकॉर्ड ही पेश नहीं हुआ है। इस वजह से ही महकमा इंडस्ट्रीज़ जो हकाम है उनको कहा गया कि इस हवाले से एक DSC डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए, उसमें मामला पूरा तय किया जाए, और इस सिलसिले में जो है
अगर कोई भी अफसर मुलविस होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी तक तो कोई मामला सामने इन्होंने पूरा रिकॉर्ड ही जो है अच्छा वही ये बताइएगा, दिया ही नहीं है ऑडिट काम को, इस वजह से ऑडिट किस कंपनी से करवाया गया, उसको कितने पैसे दिए गए? देखें नहीं, वो एक निजी कंपनी थी जिसके ज़रिए ये थर्ड पार्टी वो ऑडिट जो है वो मॉनिटरिंग थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करवाई गई, ऑडिट करवाई गई। तो उसको भी जो है 1.5 करोड़ रुपए ऑडिट रिपोर्ट में जो बताया गया है 1.5 करोड़ रुपए उसको दिए गए। तो वो भी जो है ऑडिट अकाम की जानिब से जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसको मशकूक करा दिया गया है, जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। तो कहने का मकसद है तो ये सब के सब जो मामलात हैं वो उसको बहुत शुक्रिया माली वहीद बेज़ाब्तियां राजपुर, आप पॉइंट कराची आउट से की हमारे गई साथ हैं। मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और इंतहाई अहम मामला और अबराज ग्रुप के इलेक्ट्रिक शेयर्स की फरोख्त में अब लीगी हुकूमत का किरदार, इसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं। लेकिन भट्टी साहब, के इलेक्ट्रिक की शंघाई इलेक्ट्रिक को एक ऑफशोर कंपनी के जरिए कैसे फरोख्त हो गई? फैसल, आजकल आलमी सतह के ऊपर अबराज ग्रुप के जो हेड थे आरिफ नकवी, उनका और मुस्लिम लीग नून और स्पेशली नवाज शरीफ साहब और उनकी कुछ शख्सियात के दरमियान की इलेक्ट्रिक की डील के हवाले से, उनको किक बैक देने के हवाले से और उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से आजकल ख़बरें ज़बान ज़द आम है और बहुत से मामलात की तहकीकात की जा रही हैं। ये मामला डे फर्स्ट से ही काफ़ी गड़बड़ का शिकार था और 2-3 मरतबा अपने प्रोग्राम में हमने ये मामला टेकअप किया कि किस तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में अबराज ग्रुप को के इलेक्ट्रिक के शेयर्स चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को फ़रोख्त करने के लिए मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में आउट ऑफ द वे किस तरीके के साथ जाके फैसिलिटेट किया जाता रहा। उस वक्त किसी ने इस मामले की जानिब तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब जब आलमी मीडिया के अंदर इस मामले को टेकअप किया गया तो सबकी तवज्जो जारिब मबजूल हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अब इस मामले की तहकीकात करने का फैसला किया है कि किस तरीके के साथ अबराज ग्रुप जो पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक को वो यहाँ पर रन करता है, उसकी शंघाई इलेक्ट्रिक को फ़रोख्त के हवाले से गवर्नमेंट सतह के ऊपर कहाँ का उन्होंने फेवर ली, क्या क्या उनके ज़िम्मे वाजबात हैं और क्या उनके कहाँ का उन्होंने पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी नहीं की। इस मामलात को तहकीकात करने के लिए वजारत तवानाई के पावर डिवीज़न को तहकीकात के हवाले से हदायत दी गई हैं कि सारे मामले की तहकीकात की जाए कि किस तरीके के साथ ये अबराज ग्रुप तमाम क़वाइद ज़ाबित को क्या फॉलो कर रहा है अपनी के इलेक्ट्रिक के फ़रोख्त के हवाले से और माजी में क्या फेवर दी गई हैं। वो तो सब मामला यहाँ पर यह है कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त अबराज ग्रुप की जानिब से आउट ऑफ द वे यहाँ पर उनसे फैसिलिटेशन हासिल की गई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसकी बहुत से सरकारी दस्तावेज क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इस हवाले से मौजूद हैं जहाँ पर अबराज ग्रुप का और PMLN की गवर्नमेंट के दरमियान जो एक नेक्सस था वो एस्टेब्लिश हो सकता है। पहला मामला ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब जब डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे 2016 में, उस वक्त भी उन्होंने 2017 में उन्होंने वहाँ पर जो एक बड़ा एक इशाइये का एक अलग से एक मीटिंग का अहतमाम किया गया था जहाँ पर नवाज शरीफ साहब अपने चंद वज़रा के साथ वहाँ पर उन्होंने शिरकत की। जैसे वो वहाँ से वापस लौटे, नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ में, जो कि उनका 7 साल टैरिफ था, 7 साल बाद उसको ओपन किया गया था, उस टैरिफ के ऊपर उन्होंने 3 रुपये का कट लगाया था। बड़ा हैवी कट था इसलिए कि के इलेक्ट्रिक ने जो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनानी थी, जिसे मुकर्रर वक्त के लिए जो इंसेंटिव दिया गया था, नेपरा ने कहा कि अब ये कौमी खजाने पर बोझ है, बिजली सार्फिन पर बोझ है, इन्हें इजाफी सब्सिडी अदा करना पड़ती है। के इलेक्ट्रिक अब इसकी अहल नहीं रही, ये बेनिफिट इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे ही नेपरा ने इनके टैरिफ के ऊपर कट लगाया, उसी टैरिफ की बुनियाद के ऊपर बैकग्राउंड में शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ एक MOU साइन हो चुका था कि के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बहुत लुक्रेटिव है और एक किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजनेस के अंदर टैरिफ ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जिस बुनियाद के ऊपर उनका था कि हमने शंघाई इलेक्ट्रिक को हमने ये के इलेक्ट्रिक को फ़रोख्त करना है तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ डॉलर में। इस सारे मामले के पीछे जब हमने उस वक्त सरकारी दस्तावेज के साथ ये प्रोग्राम किया कि जहाँ के इलेक्ट्रिक ने बहुत से NOCs मुतलका इदारों से हासिल करने, अभी वो हासिल नहीं किए, लेकिन शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ उनकी एक MOU के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। उसके बाद
सरकारी दस्तावेज के साथ ही हमने ये बात का इंकशाफ किया कि नेपरा के अंदर के इलेक्ट्रिक ने जो अपने सरकारी दस्तावेज जमा करवाए हैं उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ था कि अबराज ग्रुप पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक को एक ऑफशोर कंपनी के जरिए से रन कर रहा है। उस ऑफशोर कंपनी का नाम है KES पावर, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पनामा का मामला आया था, ये मामला नैब के हवाले किया गया था कि ऑफशोर कंपनियों में दीगर जिन पाकिस्तानियों के नाम है, दीगर जो जिन लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं उनकी तहकीकात की जाए। नैब के लिए भी ये क्वेश्चन है कि 2 साल का जायद अरसा गुजरने के बावजूद क्या उन्होंने अबराज ग्रुप की इस कंपनी जो के इलेक्ट्रिक को रन कर रही है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, क्या उसके खिलाफ तहकीकात की गई या नहीं की गई। अब जब वजारत तवानाई के मातहत पावर डिवीजन इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं तो उन्होंने नैब से भी इस मामले की उनको तहकीकात करवानी चाहिए कि कितने सालों से, मतलब 2008 से ऑनवर्ड एक ऑफशोर कंपनी के जरिए से पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक के मामलात को रन किया गया, ओवर बिलिंग की गई, अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। इस सारे मामले की भी उनको तहकीकात जरूर करनी चाहिए। जब ये मामला हमने पहुंचा, जब नेबरा इस टैरिफ के ऊपर कट लगाया तो अबराज ग्रुप के लोग और के इलेक्ट्रिक के लोग बराह रास्त उन्होंने अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी नवाज शरीफ साहब को उस वक्त, और नवाज शरीफ साहब बड़े बरहमी का इजहार किया उन्होंने वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब शामिल थे, शहद का नबासी शामिल थे और एहसन इकबाल शामिल थे, एक कमेटी कायम कर दी थी कि जल्द अज जल्द अबराज ग्रुप का ये मसला हल किया जाए ताकि के इलेक्ट्रिक की फरोख्त की जो राह है वो हमवार हो सके। लेकिन इन तीनों वज़रा ने इस सारे मामले का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम इस टैरिफ को अज खुद या मिनिस्ट्री या वजारत पानी और बिजली उस वक्त की इस टैरिफ में इजाफा नहीं कर सकती, इसलिए कि नेपरा कानून के मुताबिक टैरिफ डिटरमिन करना नेपरा का इख्तियार है। हमें के इलेक्ट्रिक को अल्टीमेटली नेपरा के पास जाना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। फिर कहा गया जी वफाकी हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी, आप नेपरा के पास एक नजरसानी की पिटीशन लेकर जाएं। वफाकी हुकूमत ने सपोर्ट क्या था कि आप इनके टैरिफ में इजाफा कर दें, अवाम पर बोझ डाल दें, कौमी खजाने पर बोझ डाल दें, हम इजाफी सब्सिडी देंगे। ये हुकूमत कर सकती थी, ये इजाजत थी? नहीं कर सकती थी। आगे सुनिएगा। जब ये हुआ, इन्होंने सपोर्ट किया, वो नेपरा के पास गए, उनकी दरखास्त रिजेक्ट हो गई। नेपरा ने मामूली सा इजाफा उनको दिया, जो मतलूबा इजाफा मांग रहे थे उनको मतलूबा इजाफा ना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए और के इलेक्ट्रिक के टैरिफ का मामला बदस्तूर मौजूद था। और उस वक्त वजारत पानी बिजली के अंदर वफाकी सेक्रेटरी आ चुके थे यूसुफ नसीम खोखर साहब। हमारे पास सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं, कैबिनेट कमेटी और एनर्जी की मीटिंग हुई, वहां पर वफाकी वजीर, साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली उवैस लगारी साहब मौजूद थे, यूसुफ नसीम खोखर साहब मौजूद थे। इस मुल्क के उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब ने फिर ये मामला टेकअप कर लिया। अब ये सारी कड़ियां मिलती हैं कि नवाज शरीफ साहब क्यों मुकदमा लड़ रहे थे कि अबराज ग्रुप का, के इलेक्ट्रिक का, उसका टैरिफ बढ़ाया जाए। नवाज शरीफ साहब चले गए, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह मुकदमा लड़ना शुरू किया और उन्होंने वजारत पानी बिजली को, शाहिद खान अब्बासी ने हिदायत की कि नेपरा के पास जाने का जो के इलेक्ट्रिक का इख्तियार था नजरसानी का, वो पूरा हो चुका। अब वफाकी हुकूमत नेपरा के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे के लिए दरखास्त करे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक निजी कंपनी का टैरिफ बढ़ाने के लिए वजारत पानी बिजली ने दरखास्त की। उस वक्त के सेक्रेटरी पानी बिजली यूसुफ नसीम खोखर ने तहरीरी तौर के ऊपर कहा, जिसके मिनट्स भी हमारे पास मौजूद है, कि ये कौमी मफाद के मुनाफी है, अवामी मफाद के मुनाफी है। वफाकी हुकूमत की ये डोमेन नहीं है कि निजी कंपनी का टैरिफ बढ़ाने के लिए नेपरा के पास हम दरखास्त लेके जाएं। लेकिन वजारत पानी बिजली ये दरखास्त लेकर गई थी। अब मौजूदा वजीर पावर को, उमर यूब साहब को, इस मामले को देखना चाहिए कि वजारत पानी बिजली ने अपने मैंडेट से तजावुज क्यों किया था। बड़ी सब रेगुलेटरीज को वजारतों के अंडर कर दिया गया था। एक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का ये भी इनिशिएटिव था कि ये भी सिलसिले की कड़ी थी कि जो रेगुलेटर्स हैं वो वजारतों के सामने अकाउंटेबल हो जाएंगे। देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जब रेगुलेटर, हम नेपरा की बात करें, अगर वजारत पानी और बिजली की मातहत होगी तो उस वक्त के वजीर और सेक्रेटरी की हिदायत लेने के वो पाबंद होंगे, जो उनसे कहेंगे उनके फैसले उनसे करवाए जा सकेंगे। ओगरा को इसी तरह पेट्रोलियम डिवीजन के मातहत किया गया था ताकि उस वक्त जो LNG समेत दीगर मसाइल थे ENP सेक्टर के, उनको अपनी मंशा के मुताबिक हल करवाया जा सके। लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ अर्से के लिए सिलसिला तो जरूर रहा, लेकिन आगे चल के उनके नेपरा एक्ट में तरमीम होनी थी, वो फिर सिलसिला न हो चुका, हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई। लेकिन असल मामला यह है इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि वो सरकारी दस्तावेज निकाली जाएं जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिन इजलासों की सदारत की, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत पानी और बिजली को खिलाफ कानून जो इकदाम की हिदायत की थी, सेक्रेटरी पानी और बिजली ने मुखालफत की थी। के इलेक्ट्रिक को नवाजने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर
पूरी हुकूमती मशीनरी ने सपोर्ट क्यों की थी, इस मामले की तहकीकात की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस साल पुराना हाईवे का मंसूबा है? होती साहब आपकी स्टोरी है, बताइएगा ये कितने किलोमीटर पे मुहित है, कितने पैसे अब तक लग चुके हैं और ये मुकम्मल कितने बरसों में होगा? ये एक कम 900 किलोमीटर की रोड है। ये इसका खुजदार और गवादर का हिस्सा बनना था। इससे पहले ये सड़क जो है वो तकरीबन 449 किलोमीटर की बन चुकी थी। ये रतो डेरो का खुजदार रतो डेरो का हिस्सा जो है वो बन चुका था। अब खुजदार से दूसरी तरफ यानी कि गवादर का हिस्सा बनना था। जो पहली आधी सड़क थी तकरीबन आधी, वो सड़क बन गई जनाब 23 अरब रुपए में। अब जो बाकी आधी सड़क 1 किलोमीटर ज़्यादा वो बनेगी 47 अरब रुपए में और 21 साल इसमें गुजार दिए। इसके बारे में तहकीकात के लिए ये सारी तफसीलात तलब कर ली गई हैं अब मुवासलाती कमेटी में सेनेट की। उन्होंने ये पूछा है कि आप हमें ये बताएं कि ये 21 साल लेट क्यों हुई, इसका ठेकेदार कौन था, किसके लिए इसमें इजाफा किया गया, सड़क जो है वो अब दुगनी कीमत पर क्यों बन रही है, पहले 23 उतनी ही सड़क पहले 23 अरब रुपए में बनी थी, अब 47 अरब रुपए में क्यों बन रही है। अगर ये सड़क इतने में बनती है तो इसका जो टोटल पहले अंदाजा था वो था 55 अरब रुपए। अब इसको इतनी बड़ी ज्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं कि ये हुकूमत के बजट से ही आउट हो रही है। और प्लानिंग कमीशन को बुलाया जाएगा कि जब ये सड़क रुक गई, आधी सड़क रुक गई, तो वो आधी सड़क के आपने क्या एलोकेशन नहीं की, यानी कि आपने मंसूबा नहीं इसका रखा। अगर रखा तो क्या वजारत खजाना ने इसके पैसे जारी नहीं किए? अगर वजारत खजाना ने इसके पैसे जारी कर भी दिए थे तो इस सड़क पे काम क्यों नहीं शुरू हुआ? क्या इसकी लागत बढ़ाना था, यानी दुगनी करना था? अगर लागत दुगनी करना था तो उसमें अफसरान कौन से इन्वॉल्व थे? और जो अफसरान इन्वॉल्व थे वो वजारत खजाना के लोग, प्लानिंग कमीशन के लोग, ठेकेदार और महकमा, सारे मिलकर ये तफसील दें हमें कि इस सड़क को 21 साल, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मंसूबा है कि ये रतो डेरो से लेकर तो गवादर तक ये बहुत अहम सड़क है। इस सड़क को 21 साल क्यों डिले किया गया और ये बंदे कौन हैं जिन्होंने ये हरकत की? अच्छा होती साहब, ये तो फिर वही हुआ, आग को एक उम्र चाहिए असर होने तक, ये तो उसी की मिसदाक बन गया है। लेकिन ये वजारत मवासलात, फिर प्लानिंग डिवीजन, बेसिकली क्या ठेकेदार, ये ताखीर क्योंकि उमूमन जो की जाती है मंसूबों में कॉस्ट ओवररन की मद में पैसे बनाए जाते हैं, करप्शन की जाती है, उसी सिलसिले की कड़ी है। हम आसान लफ्जों में ये कहते हैं हर मंसूबा जो डिले हो जाए या हर मंसूबा जो रोक दिया जाए, दोनों में एक खराबी होती है। डिले में ये खराबी होती है कि लागत बढ़ाना है, जो रोक दिया जाए इसका मतलब है कि वहां पैसे जो हैं वो खा लिए गए हैं। हमने बलूचिस्तान के कई मंसूबों पे स्टोरी की है कि वहां पे मंसूबा रोक कर, मसलन गवादर का डिसैलिनेशन का मंसूबा रोक कर 80 करोड़ रुपए का मंसूबा 2 अरब का कर दिया गया और अब उस 2 अरब रुपए से भी ज्यादा अब वो पानी जो है वो दिया जा रहा है टैंकर्स के जरिए। इसी तरह ये मंसूबा जो है रोक दिया गया। अगर तो प्लानिंग कमीशन ने इसे रोका है तो प्लानिंग कमीशन जिम्मेदार है और उससे पूछा जाए कि आपने ठेकेदार के साथ क्या बात की। अगर वजारत खजाना ने पैसे रोके हैं तो वजारत खजाना जिम्मेदार है, उनसे पूछा जाए कि आपने क्यों ये पैसे रोके। अगर ठेकेदार जिम्मेदार है कि वो भाग गया तो फिर उससे पूछा जाए। और ये केस अभी तक नैब में नहीं गया। बिल्कुल सही। इसको नैब में भेजने के लिए उन्होंने तलब किया है कि अगर कोई जिम्मेदारी हम डिटरमिन कर सकें, मुतय्यन कर सकें कि ये जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सिफारिश करके उसको नैब में। बिल्कुल सही। होती साहब, इस सारे मामले में असल नुकसान उठाना पड़ता है आवाम को और कौमी खजाने को, टैक्स पेयर की मनी का ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर इस मामले के अंदर जो वजारत मनसूबा बंदी और तरक्की के अंदर एक मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का डिपार्टमेंट है, ऐसी सूरत हाल के अंदर उसका क्या किरदार होता है और स्पेशली इस मामले के अंदर उसने क्या अपना रोल प्ले किया? एक जो वैल्यूएशन वाले लोग हैं, एक मॉनिटरिंग का अदारा है प्लानिंग कमीशन में, एक वैल्यूएशन का अदारा होता है NHA में या मुतल्लिका महकमे में। जो वैल्यूएशन का अदारा है वो टेक्निकली नहीं है, वो रिपोर्टिंग ही गलत करता है। जो मॉनिटरिंग का अदारा है वो मॉनिटरिंग ही नहीं करता, वो बताता ही नहीं है कि मंसूबा रुक रहा है, इससे इतना नुकसान होगा। लिहाजा
चोर जो है वो अपना काम दिखाया जाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक इंतहाई अहम इनिशिएटिव पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर मेडिकल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिस्कवरी हुई है। एक निजी यूनिवर्सिटी में इसका इनेकाद किया गया। दुनिया भर से 23 साइंसदान यहाँ पे आए। भट्टी साहब, इसका हवाल भी बता दें, कौन से उमूर थे जिनको फोकस किया गया और स्पेसिफिकली कोई MOU पाकिस्तान के साथ मिलके? फैसल, एक अच्छा इकदाम हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एफर्ट से पाकिस्तान में पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर मेडिकल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिस्कवरी का इनेकाद हुआ। और अहम बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है UK रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के ताउन से, जिसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों ने इसमें शिरकत की। और ये सोसाइटी जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री 1841 में कायम हुई थी और दुनिया की इसके ओल्डेस्ट इसको सोसाइटी डिक्लेयर किया जाता है, जिसके 5400 से ज़ायद मेंबरान हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम साइंटिफिक रिसर्च के मैदान में आलमी सतह के ऊपर जो सेहत के जिन चैलेंजेस का सामना है, जिसके अंदर कैंसर के हवाले से रिसर्च है, नई वैक्सीनेशन की तैयारी है, एंटीबायोटिक डिस्कवरी है और कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से एक फ्यूचर के अंदर इन मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक पार्टनरशिप कायम होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हम इस हवाले से देखते हैं कि दुनिया की दीगर ममालिक की तरह आवाम को संगीन चैलेंजेस का सामना है। तहकीक के हवाले से पाकिस्तान के अंदर वैसे ही तहकीक का बहुत ज़्यादा फुकदान है, लेकिन यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव हुआ है उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि बरतानिया, OIC के मेंबर्स और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के साथ मिलकर इन मुख्तलिफ शोबों के अंदर न सिर्फ ताउन को फ़रोग दिया जाए बल्कि तहकीक को भी फ़रोग दिया जाए। और अब इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद इन गैर मुल्की साइंसदानों ने, जिसके अंदर बरतानिया के साइंसदान भी शामिल थे, उन्होंने वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म सवाती से भी मुलाकात की। और अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी साइंसदानों को भी बैरून मुल्क भिजवाया जाए। जब इस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद हो और जहाँ पर मुश्तरका तौर के ऊपर तहकीक का सिलसिला होता है, पाकिस्तानी साइंसदानों को भी उसके अंदर शिरकत का मौका मिल सके ताकि वही तहकीक पाकिस्तान में भी परवान चढ़े। हमारे भी मेडिकल और केमिस्ट्री से वाबस्ता जो इदारे हैं वो इस तहकीक के मैदान में तलबा को आगे बेहतर तरीके से रिसर्च के अंदर उनको इंगेज कर सकें। एक अच्छा इनिशिएटिव था जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसके साथ साथ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के साथ पाकिस्तान का एक सेक्शन भी ओपन कर दिया गया जिसका नाम दिया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पाकिस्तान सेक्शन। तो मुस्तकबिल में अब इनके बाहमी रवाबत कभी आपस में ज़्यादा होंगे और तहकीक के हवाले से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी तलबा को एक म्यारी तहकीक करने का मौका मिल सकेगा मेडिकल साइंसिस के हवाले से। एक्सचेंज प्रोग्राम्स तो ये हो जाएंगे। आपने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का तज़किरा किया, जो स्टूडेंट्स को या रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा फुकदान है। आज इनोवेशन पे हमारी खासी बात हुई, तहकीक पे खासी बात हुई। उससे मुतालिक भी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहती है कि एक ऐसी प्लेइंग फील्ड हो कि जहाँ पे वो खुल के अपनी मर्जी से तहकीक कर सकें, आसानी से कर सकें। देखिए, यकीनी तौर पर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म सवाती जब ये सेनेटर थे तो इनका बेशतर टाइम हमें सेनेट की लाइब्रेरी में रिसर्च करते हुए हमने इनको ऑब्ज़र्व किया। सेनेट के अंदर भी इन्होंने इस हवाले से साइंस के हवाले से बड़े अच्छे तजवीज़ पेश की, बिल पेश करने की कोशिश करते रहे। इन्हें एक ज़रूर चाहिए कि HSC के साथ ताउन के साथ, PMDC के ताउन के साथ और दीगर शोबों के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये अपने आप को एक ऐसा एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें, फैसिलिटेशन का रोल प्रोवाइड करें कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर जहाँ पर साइंस के शोबे के अंदर रिसर्च के मौके मौजूद हैं, जहाँ पर कोई जॉइंट आप एफर्ट्स कर सकते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी साइंसदानों को और स्टूडेंट्स को उन सोसाइटीज़ तक, उन कॉलेजेस तक, उन इदारों तक रसाई हासिल हो और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को इस मामले के अंदर मावन का रोल जरूर प्ले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, इकराम होती साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।